बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक और नया प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं हिंदी में। जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा आप मजबूत हो जाते हैं, चट्टान की तरह लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही आपके जो है पेपर आने वाले हैं। तो जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हल कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि पीडीएफ ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे चला जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पेपर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद पीडीएफ जो है आपको बता देंगे कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए खंड का होगा। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पे है कि ध्रुव स्वामी की गद्य विधा है। तो ध्रुव स्वामी की गद्य विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर जीवनी। तो ध्रुव स्वामी जो है इसमें आपका नाटक हो जाएगा, ये वाला इसमें सी वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवन कृति के लेखक है अमृत राय, राहुल सकृत्यान या वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा विष्णु प्रभाकर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे जो आवारा मसीहा है इसमें हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर जो है एक प्रसिद्ध बांग्ला लेखक जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी जो है ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका या फिर कल्प वृक्ष। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका कल्प वृक्ष डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कल्प वृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, जबकि अन्य जो रचना है वो द्विवेदी जी की मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है पांचजन्य, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या उदंत मातंड। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसमें ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रधर्म और पांचजन जैसे पात्रों को संपादन किया है। ठीक है, आगे आते हैं जयनंद कुमार की रचना के बारे में बात करते हैं। तो वातायन, बाजे पयलिया के घुघरू, मातृभूमि, साहित्य सहचर। तो यहाँ पे जयनंद कुमार की रचना है, तो इसमें आपका पहला वाला ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वातायन जयनंद कुमार की कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है। अब दूसरे का देखिए, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिवादी कवि नहीं है त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर। उसमें सही जवाब का हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रगतिवादी कवि है और तार सप्तक के कवियों में शामिल माने जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है नेक्स्ट, तार सप्तक कवियों के राहों की अन्वेषी किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या सचिदानंद हीरानंद वासे आज्ञे ने। तो यहाँ पे तार सप्तक जो है इसमें आपका हो जाएगा जो लंबा चौड़ा नाम दिया गया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सचिदानंद हीरानंद वासेन आज्ञे। आज्ञे जी तार सप्तक की भूमिका में कवियों को नए प्रयोग के कारण जो है इन्हें संज्ञा दी गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक युग्म जो है गलत युग्म है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा यामा के लिए मिला है, सुमित्रा पंत चिदम्बरा के लिए मिला है, रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, आगे कितनी नाव में कितनी बार, ये यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें सी वाला हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर जो है परशुराम की प्रतीक्षा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ना कि जो है परशुराम प्रतीक्षा के लिए मिला था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति है लोकायतन, साकेत, तुलसीदास या बनी हुई रस्सी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मैथिली शरणगुप्त के जो है साकेत जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साकेत इसमें मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति मानी जाती है, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है इसमें कनुप्रिया,
बंद गली की आखिरी मकान, धूप के धान, सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धूप के धान। ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, जबकि सभी जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसमें धूप की धान जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई जो है 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन की। बात करते हैं गद्यांश वाले प्रश्न की। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 अंक आपको यहाँ से मिलता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आसानी होती है छांटकर लिखने में। यहाँ पे सबसे पहले आप इसे पहचानें कि इसका संदर्भ प्रसंग क्या होगा, मतलब संदर्भ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है आपको। तो गद्यांश और पाठ का लेखक का जो नाम है वो आपको पता करना होगा। जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस को दिखाई देगा, जैसे भूमि सेंटेंस है, ठीक है। राष्ट्रीयता शब्द है, राष्ट्रीयता शब्द यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इसके लेखक हो जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे तरीके से देख लिए। राष्ट्र का स्वरूप वाला एक आपका गद्यांश 100% आने वाला है आपके पेपर में। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से चैप्टर में हर साल पूछा जाता है गद्यांश। तो यहाँ पे उत्तर मैंने इसका लिख लिया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे है उपरोक्त गद्यांश का पाठ का लेखक का नाम में गद्यांश का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है कि वह भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से किया है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से विद्यमान है। तो इसी का आंसर आपको इसी ऊपर जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि जो है कब से किया है, किसने किया है। तो ऊपर आप यहाँ पे देख पाएंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से किया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है, आसानी से छांट के लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है उसी में तीसरा वाला कि पृथ्वी के संबंध में हमारा आवश्यक धर्म क्या है। तो यहाँ पे उत्तर आप लिखेंगे कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी सुंदरता, उपयुक्तता और महिमा का पहचान करना हमारा धर्म आवश्यक धर्म माना जाता है। तो इसका भी उत्तर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कीवर्ड ढूंढ लेना, जैसे यहाँ पे लिखा हमारा आवश्यक कर्तव्य है या धर्म है, तो बात एक ही है। तो यहाँ से ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से लिखना शुरुआत करेंगे, यहाँ से अपना पूरा लिख देंगे। अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आता है, नेक्स्ट है पार्थिव और आद्योपांत शब्द का अर्थ बताना है। तो पार्थिव यानी पृथ्वी से संबंधित है, आद्योपांत यानी आरंभ से अंत तक या पूर्ण रूप से इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद जो है अब यहाँ पे रेखांकित अंश की जो है आपको व्याख्या करनी है। तो उसमें लेखक का आशय कि सच्ची राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में होती हैं। जो राष्ट्रीय भावना अपनी भूमि से नहीं जुड़ी होती हैं वह टिकाऊ नहीं रहती हैं। भूमि से गहरा जुड़ाव होने पर राष्ट्रीय भावना किसी भावनाएं विकसित और सुलभ बनती हैं। इस प्रकार से इसका आप जो है रेखांकित व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया रहता है, अथवा करके जो रहता है उसमें भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना है। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, सबसे पहले तो इसको पहचानना है किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए दिखाई दे रहा है भाषा। भाषा अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो है भाषा और आधुनिकता जो है चैप्टर जो है जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है वो आपका चैप्टर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से कीवर्ड आपको मिल जाएगा जो भाषा और आधुनिकता शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे गद्यांश पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता हो जाएगा और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है कि नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है, यहाँ ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता जुलता शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नित्य नूतनता, ठीक है। यहाँ पे सूचित करती है, तो आप यहाँ तक जो है उठा के अपना लिख सकते हैं। ऐसे आप सेंटेंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैसी भाषा जन चेतना को गतिमान करने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भाषा पुरानी रीतियों और शैलियों से परंपरागत लेख पर चलती है वह जन चेतना को गतिमान करने में प्रायः असमर्थ रहती
है या रह जाती है। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर्जक और परंपरागत शब्द का अर्थ लिखिए। तो सर्जक हो जाएगा यहाँ पे रचना कार्य एवं सृजन करने वाला, और परंपरागत मतलब होता है परंपरा से चली आ रही, नहीं प्राचीन काल से जो चली आ रही है वही आपका परंपरागत हो जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे, आपका पूरा वही उतार देंगे, तब भी कुछ ना कुछ आपको नंबर बढ़िया से मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है पद्यांश वाला पोर्शन। अब इसमें जो है इसका हिंदी जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है, मतलब आपका जो है जो रेखांकित शब्द है इसको आपको लिखना पड़ता है इसका हिंदी। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले आपको पाठ का नाम और रचयिता यानी कवि का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर आप देख पाएंगे। जो आपका जो यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस, उसमें पद्यांश जो पाठ के लिया गया है वो उद्धव प्रसंग से गंगा अवतरण से लिया गया है, और इसकी जो रचयिता हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव की क्या स्थिति रही है। तो उसमें ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव प्रेम में मगन, थके हुए तथा चकित अवस्था में थे। उनके अंग शिथिल हो गए थे, नेत्रों में भाव विह्वलता जो है वो दिखाई दे रही थी। अगला इसमें क्वेश्चन है कि चकात और धारत शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सेंटेंस में लिखेंगे चकात यानी चकित, अर्थ से चकित मतलब होता है धारण, नहीं धारण करना या पकड़े हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है जो है आपका उद्धव को उपहार स्वरूप क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो उद्धव को उपहार स्वरूप यशोदा द्वारा दी गई नवीनतम यानी मक्खन, और राधा द्वारा भेजी गई बंसी जो है यानी बांसुरी जो है वो मिली हुई है, प्राप्त हुई है। ऐसे सेंटेंस आप यहाँ पे फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अथवा करके भी दिया रहता है, अथवा करके जो भी आपको लगे, जो भी आपको याद रहे उस टाइम पे आप उसे लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो पाठ का नाम है वो श्रद्धा मनु से लिया गया है, और रचयिता इसकी जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पे जब आप PDF पाएंगे तो आराम से उसे एक बार आप देख लेंगे, आसानी से आपको जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि इस अवतरण में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इस अवतरण में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मिश्रण और बपुकांत शब्द का अर्थ लिखिए। तो मिश्रण यानी कोमल या चिकना होता है, बपुकांत यानी जो है सुंदर शरीर या आकर्षक देह हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है तो उसको उत्तर लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जीवन परिचय। जैनेन्द्र कुमार पंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हरिशंकर परसाई, यहाँ पे इसमें से एक जीवन परिचय आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे ये आपको 80 शब्दों में लिखना है, 3+2 यानी 5 नंबर का रहेगा। आर्ट वालों को जीवन परिचय लिखना होता है, और साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो आप जीवन परिचय में एक पहले बॉक्स बनाएंगे, उसमें जन्म, जन्मस्थान, माता पिता का नाम, उनकी कृतियां लिख देंगे। फिर एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर इसके बारे में वही जो बॉक्स में लिखे हैं वही जो है आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, व्याख्या कर देंगे, बस आपका पूरा नंबर हो जाएगा। 80 शब्द दिया गया है तो एक पेज में आपका पूरा जीवन परिचय हो जाना चाहिए। 1 से 1.5 पेज में चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा तो आगे क्वेश्चन आपके छूटने के चांस रहेंगे, इसीलिए आप ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि 80 शब्दों में आपको लिखना है। फिर इसके बाद कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें जयशंकर प्रसाद का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है कहानी नेक्स्ट है, अगला सेक्शन पंचलाइट और बहादुर की कहानी, प्रमुख पात्र चरित्र चित्रण करना है। ये भी आपको कम से कम एक पेज में आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 80 शब्द इसके लिए भी है, और 5 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। आइए थोड़ा पंचलाइट की कहानी आपको थोड़ा सा समरी के रूप में आपको समझा देते हैं, ताकि जो है आप अच्छे से प्रचन कर पाएँ। जैसे यहाँ पे पंचलाइट का जो पात्र है वो गोधन है। फिर इसके बाद से भी थोड़ा सा लिखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी के नायक गोधन एक ग्रामीण युवक है, ये इसका मुख्य पात्र है, और उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कुशल एवं चतुर लड़का, ठीक है, चतुर लड़का है, इसके बारे में लिखेंगे कि वह पूरे टोले में अकेले व्यक्ति है जो पेट्रोमैक्स यानी पंच लाइट जलाना जानता है, ये इसका जो है मेन फैक्ट हो जाएगा। फिर स्वाभिमानी में लिखेंगे इसमें कि पंचायत द्वारा बहिष्कृत होने पर वह अपनी योग्यता से समाज में पुनः अपना जो है सम्मान प्राप्त कर लेता है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ते हैं इसको
पढ़े होंगे तो बड़ा अच्छा सीख मिलता है इस कहानी से। फिर इसके बाद मानवीय संवेदना में इसमें क्या है कि वह मुनर्रिस से प्रेम करता है और समाज की रूढ़ियों के बीच में जगह बनाता है। तो ये इसका कहानी का मेन समरी है, मेन फैक्ट पॉइंट है, आप इसको ऐसे भी पढ़ के समझ सकते हैं। फिर इसके बाद बहादुर की जो है थोड़ी सी यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। अमरकांत की कहानी के नायक बहादुर एक 12-13 वर्ष का नेपाली लड़का है। उसका चरित्र हमें सब प्रभावित करता है। परिश्रमी और हंसमुख लड़का, वह घर का सारा काम अत्यंत मेहनत और मुस्कुराहट के साथ करता है। सहनशील, वह मालिक किशोर और निर्मला के गलियों और मार सहने के बाद भी वह काम ईमानदारी से करता है। स्वाभिमानी में इसमें देखिए कि अंत में चोरी का झूठा आरोप और आत्मसम्मान को लगी चोट के कारण वह बिना कुछ लिए घर छोड़ देता है, जो उसके स्वाभिमान को दर्शाता है। तो ये कुछ फैक्ट पॉइंट है जो आप इतना ही पढ़ के कहानी को समझ के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद तो अथवा करके आता है यहाँ पे करनासा की हार या फिर खून का रिश्ता की कहानी कथा वस्तु प्रकाश डालिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा सारांश यहाँ पे समझ लेते हैं। करनासा की हार शिव प्रसाद सिंह के द्वारा ये लिखित कहानी है। इसमें लिखेंगे, यह कहानी अंधविश्वास और मानवीय संवेदना को द्वंद्व आधारित है और करनासा नदी में बाढ़ आने पर ग्रामीण एक नवजात बच्चे और उसके मां फुलमतिया के बलि देना चाहते हैं ताकि नदी का प्रकोप शांत हो सके। लेकिन कहानी के मुख्य पात्र भैरव पांडे इस कुप्रथा का विरोध करता है। वह मानवता को धर्म और अंधविश्वास में ऊपर रखकर समाज को नई दिशा देता है कि इंसानियत की रक्षा की सबसे बड़ा ही धर्म है। ये कहानी का समरी हो जाएगा। और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट अथवा करके जो दिया है, खून का रिश्ता भीष्म सहानी। इसमें लिखेंगे कहानी में कि यह कहानी मध्यवर्गीय परिवार की खोखली मर्यादा और दिखावे पर कटाक्ष करती है। वीर जी की सगाई के अवसर पर उनके चाचा मंगल सेन को उपेक्षित किया जाता है क्योंकि वह गरीब हैं। सगाई के दौरान जब शगुन के रुपए की कमी पड़ती है तब वह उपेक्षित चाचा अपने जमा पूंजी देकर परिवार की लाज बचाते हैं। यह कथा वस्तु स्पष्ट करती है कि खून का रिश्ता केवल धन दौलत से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से निभाया जाता है। बड़ी फेमस कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। आप पढ़े होंगे तो बड़ा ही अच्छा संदर्भ, अच्छा ही जो हमें जानकारी वहाँ से मिलता है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है आपका खंड काव्य वाला, और यहाँ पे भी जो है आपको एक पेज में आंसर देना है। 5 अंक इसके लिए मिलेंगे। 80 शब्द में आपको पूरा आपको कंप्लीट करना होता है। जो आपके ज़िले में चलता हो आप उसे तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन आता है आपका खंड का वाला, जिसमें आपको लिखना होता है भैया संस्कृत वाले पोर्शन। इसमें गद्यांश पर किसी एक संदर्भ दिया रहता है, 2 संदर्भ रहेंगे, इसमें से किसी का अनुवाद करना होता है। 2 नंबर के लिए संदर्भ और 5 नंबर के लिए जो है अनुवाद। 7 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको संस्कृत रहता है। यहाँ पे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा एवं संस्कृत दिनदर्शिका में संकलित संस्कृत भाषा एवं महत्तम पाठ से लिया गया है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कहीं न कहीं हर साल गद्यांश पद्यांश आते हैं, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। इसका अनुवाद जो है आइए देख लेते हैं एक बार। अनुवाद संस्कृत जब आप PDF पाएंगे तो आप सभी पढ़ लीजिएगा। हिंदी में आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाले सुंदर सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान के समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है। हमें रामायण महाभारत और आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेदों, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक द्वारा इसी भाषा के समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत का गौरव उसके विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय है और उनको व्यापकता के किसी भी दृष्टि को छिपी नहीं है। इसके बाद अथवा करके देता है, अथवा करके इसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पहले उसका जो है गद्यांश जो है उसका संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत भाग के संस्कृत दीर्घिका में संकलित महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवधृत लिया गया है। इसका अनुवाद यहाँ पे दिया गया है, अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। जब PDF आपको मिलेगा तो आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन आता है यहाँ पे प्रश्नोत्तर का, जिसमें से आपको नहीं, ये
आपका श्लोक पद्यांश वाला आ जाएगा। पद्यांश में जो है इसमें भी 7 अंक आपको मिलेंगे और यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा इसका भी श्लोक का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे पहले संदर्भ लिखा गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका अनुवाद भी लिखा गया है। तो जो PDF मिलेगा तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद सेक्शन आता है 9 नंबर का आपका। यहाँ पे संस्कृत में प्रश्न उत्तर जो है आपको लिखना होता है। यहाँ पे 4 प्रश्न होंगे, 4 में से 2 आपको यहाँ पे करना होता है। ये बहुत ही आसान होता है। जैसे इसमें जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो किम लगा है, ये किम क्वेश्चन मार्क है, कथम क्वेश्चन मार्क है, ठीक, कथम क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मार्क है। ये जो क्वेश्चन मार्क है यही आपका हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैत्रेय याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छते, तो यहाँ पे जो किम है ये हट जाएगा और उसकी जगह पे ये वाला सेंटेंस जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कर सकते हैं, नहीं याद है तो ये वाला सेंटेंस हटा के उसी संस्कृत में से कोई एक सेंटेंस जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखकर तो आएंगे अपनी कॉपी में। आगे यहाँ पे इस प्रकार से जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला तो यहाँ पे जो है काका उल्कस्यम विरोधम कथम, कथम जो है ये हट जाएगा और फिर इसकी जगह पे नया सेंटेंस ऐड हो जाएगा। तो 2 आपको करना होता है, 2 आप इसमें से कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे व्याकरण वाला 10 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे वीर रस पूछा गया है अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना होगा, इसमें से दो कोई एक करना होगा और इसमें से दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। यानी रस से, अलंकार से, छंद से, दोनों में से एक एक करना आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वीर रस के बारे में लिखा गया है। तो वीर रस में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा की युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें लिख सकते हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर यहाँ पे शांत रस भी मैंने लिख दिया है ताकि जो है आप दोनों समझ लीजिए, एक बार अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन आता है अलंकार वाला। अलंकार में जो उपमा अलंकार है, इस प्रकार से पहले परिभाषा आपको लिखनी है। जैसे कि जहाँ किसी वस्तु या फिर व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपर के जो पीपल जो होता है उसके पत्ते के साथ जो है की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अन्वय अलंकार दिया रहेगा, आप इस पे ले सकते हैं और दोनों में से कोई आपको एक लिखना होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे छंद की बात कर लेते हैं। तो चौपाई छंद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चौपाई छंद में एक मात्रिक समछंद होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो आपका निबंध वाला सेक्शन आता है। 9 नंबर आपको देकर जाएगा। 9 नंबर में आपको कैसे कितना लिखना है कि पूरा आपको मिल जाए नंबर। तो देखिए 2 + 7 दिया गया है। 2 आपको उसकी जो प्रस्तावना रूपरेखा तैयार करते हैं यहाँ पर रूपरेखा को मिलता है और फिर 7 नंबर जो है आपको निबंध लिखने की शैली के लिए मिलता है। जैसे कि आपको करना है कितने पेज में लिखना है, कम से कम 3+ पेज में लिखना है, 4 पेज तक जाना चाहिए। कम से कम 3-4 पेज में निबंध आपको लिखना है और लास्ट में निबंध लिखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्यता आवश्यकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। वन संरक्षण महत्व उपाय पूछा जा सकता है। विद्यार्थी और राजनीति, भारतीय समाज में नारी का स्थान, बेरोजगारी का निवारण, कुटीर और लघु उद्योग की भूमिका, इस प्रकार से निबंध पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है व्याकरण में जो है आपका जो संस्कृत वाले पोर्शन होते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ पे, इस प्रकार से संधि विच्छेद आपको देखने को मिलेगा और इसका उत्तर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। समास वगैरह यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा, तो नीचे आ जाते हैं पोर्शन पे जहाँ आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सभी उत्तर आपको मिल जाएंगे, आसानी से आप इसे पढ़ के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट वाला सेक्शन जो है आपका प्रार्थना पत्र लिखने का आएगा। तो जैसे यहाँ पूछा गया है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक को एक अप्रशंसनीय व्यवहार की उल्लेख करते हुए एक शिकायत पत्र आपको लिखना है। तो उसमें कैसे पत्र लिखते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे सेवा में पहले लिखेंगे, सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय, राज्य परिवहन निगम अयोध्या, जो भी आपका जिला होगा जिला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर विषय क्या है कि विषय चालक में, इसमें विषय में लिखेंगे कि बस चालक के अप्रशंसनीय एवं अनुशासनहीनता व्यवहार के संबंध
संबंध में शिकायत देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे महोदय। महोदय सबने निवेदन है कि दिनांक, जो भी दिनांक रहेगा, जिस दिन पेपर रहेगा उसका दिनांक आप लिख सकते हैं। राज्य परिवहन निगम की बस संख्या, अपना रोल नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, के द्वारा यहाँ पे आपने कब से कब, कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे थे, मान लीजिए अयोध्या से लखनऊ यात्रा कर रहे थे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। यात्रा के दौरान बस चालक का व्यवहार यात्रियों के प्रति अत्यंत असभ्य था, ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके नीचे असभ्य और अनुशासनहीन था। वह न केवल तेज गति से बस चला रहा था, जब बल्कि यात्रियों से ऊंचे स्वर में बात भी कर रहा था। बस में बैठी महिलाएं, वृद्ध यात्रियों भी उनसे दुर्व्यवहार किया, बार बार कह रहा था और कहने पर बस निर्धारित स्टॉप पे नहीं रोक रहा था। उसके इस व्यवहार की यात्रियों की अत्यधिक असुविधा और मानसिक कष्ट हुआ। इस प्रकार आचरण निगम जो है इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त बस चालक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में यात्रियों की ऐसी असुविधा ना हो। धन्यवाद। भवदीय सीबी विकल्प, पता अयोध्या, डेट डाल देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अब सवाल है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए जो है आपको नंबर नोट करना पड़ेगा। नंबर है, मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको पीडीएफ भेज देंगे 9250 35 35 9250 26 35 35। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देंगे तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।